नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एचटेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी और आज ये हमारी 6th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस क्लास के नोट्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आप रोमिका भार्गव सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल में आपको इस क्लास के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है हैज एज सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें ये पूछ रखा है कि इस के कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू जो है वो आ सकती है, यानी कि के की कितनी पॉसिबल जो है वो वैल्यू हो सकती है, यही जो है वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखा है 2 sin x इज इक्वल्स टू में 2k प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो sin x की जो रेंज होती है, वो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1 होता है, यानी कि आपके पास sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर -1 और 1 के बीच में sin x की जो रेंज होती है वो यहाँ पर होती है। तो आपका sin x फंक्शन जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमें सेम बनाना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर जब हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में, ये बन जाएगा आपका 2 sin x और ये आपका बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में 2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 2 sin x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2k प्लस में 1। तो अब यहाँ पर 2 sin x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 2 लेस देन इक्वल्स टू में 2k प्लस में 1 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में 2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम इस 1 को जो है वो यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रू आउट -1 कर देंगे। तो यहाँ पर हम -1 करेंगे तो ये आपका -3 बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ से -1 करेंगे तो +1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 2k बचेगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू में 2 में से -1 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर k के मल्टीपल में 2 है, इस 2 को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा -3/2 लेस देन इक्वल्स टू में k लेस देन इक्वल्स टू में 1/2। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास k की वैल्यू जो है वो -3/2 और 1/2 के बीच में लाई करेगी। वैसे यहाँ पर हमें दे रखा कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। वैसे तो आपका यहाँ पर k की वैल्यू -3/2 भी हो सकती है, इसके बीच में बहुत सारे और भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें k की सिर्फ इंटीजर वैल्यू पूछ रखी है, यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये जो है वो मान लीजिए आपका यहाँ पर 3/2 है, यानी कि आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका होगा -1.5। मैं आपको यहाँ पर नंबर लाइन पर जो है वो बता देती हूँ, और ये जो है वो आपका 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या है, आपका 0.5 है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर -1.5 और 0.5 के बीच में आपके पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू जो है यहाँ पर -1 आएगी और यहाँ पर जो है वो आपकी 0 होगी। तो मतलब इंटीजर वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, जो कि आपके यहाँ पर -1 और 0 है। तो यहाँ से जो है वो k की सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, 0 एंड -1। क्लियर है? k की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल हुई है, तो यहाँ पर इसके कितने नंबर्स ऑफ इंटीजर्स वैल्यू हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास 2 ही जो है वो पॉसिबल है, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हमें वैल्यू नहीं पूछी हुई थी, हमें सिर्फ ये पूछा हुआ था कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू जो है वो इसकी पॉसिबल है। क्लियर है? तो यही हमसे पूछा हुआ था, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, और जहां पर भी आपको इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप से आपको दिया हुआ होता है, तो वहां पर जो है वो आप उसको जो है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन में 1 प्लस में e रेज़ दी पावर माइनस में x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा dx अपॉन में हम e रेज़ दी पावर माइनस x को जो है वो कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 अपॉन में e रेज़ दी पावर माइनस x कॉमन निकालेंगे, प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए जब आपके पास अपॉन में पावर जो वो नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाएगी, तो e रेज़ दी पावर x dx हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में e रेज़ दी पावर माइनस x है, तो ये भी जो है वो आपका e रेज़ दी पावर x हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तब प्लस में यहाँ पर जो है वो 1 चल रहा है। क्लियर है? इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर चल रहा है, dx आपका आ ही गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, e रेज़ दी पावर x dx अपॉन में e रेज़ दी पावर x प्लस में 1। फिर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं,
हम मान लेते हैं कि लेट ई रेज द पावर एक्स प्लस 1 जो है ये हमारा क्या है, टी है। इसको हमने यहाँ पर टी नाम दे दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज द पावर एक्स और dx हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो इसका मतलब ई रेज द पावर एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, अपॉन में इसको हमने क्या नाम दिया था, t नाम दिया था, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन जो है वो log x होता है। तो यहाँ पर जो है वो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस में c हो जाएगा। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, e रेज द पावर x प्लस में 1, तो ये आपका हो जाएगा log e रेज द पावर x प्लस में 1 प्लस में c। तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये आपका ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आपका छोटा ही क्वेश्चन था। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग आपका ln से लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप जो है वो कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका log 1 प्लस ई रेज द पावर x प्लस में c, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है। हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमें दे रखा है कोस इनवर्स -1 अपॉन में √2 प्लस में कोसिकेंट इनवर्स 2। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास कोस इनवर्स ये जो है वो आपके यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका एज इट इज आ जाएगा। 1 अपॉन में √2 कोस पे किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी कोस π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पर प्लस कोसिकेंट इनवर्स 2 जो है ये आपकी कोसिकेंट π/6 की वैल्यू होती है, यानी कि कोसिकेंट π/6 का मतलब होता है 30 पर ये वैल्यू होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास नेगेटिव, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो देखिए हम क्या करेंगे, कोस नेगेटिव है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो हम इसको पाई माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा कोस इनवर्स कोस पाई माइनस में π/4। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। प्लस में यहाँ पर जो है वो कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/6 बचेगा। यहाँ से सोल्व करो तो ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई माइनस में पाई यानी कि 3 π/4 होगा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 3 π/4। प्लस में चल रहा है π/6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 12 जो है ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 3 जा 12, 3 3 जा यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 पाई प्लस में 6 2 जा 12 हो जाएगा और 2 पाई, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 पाई, तो 11 पाई अपॉन में 12। तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपको सभी आइडेंटिटी जो है वो आपको आनी चाहिए और इनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। तो ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन से दिया हुआ है। तो देखिए ये हमें क्या कहता है कि द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई की पावर n, जहां पर आपके पास n की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू 5 है, इज डन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ x इफ द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। तो यहाँ पर जो आपके पास जनरल टर्म होती है उसको हम टी आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है सम दे रखा है फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का 0 दे रखा है, यानी कि T5 प्लस में T6 की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर 0 दे रखी है। देन हमें यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो हमें यहाँ पर लिख रही हूँ मैं x/y की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो देखिए जो जनरल टर्म होती है वो आपकी यहाँ पर होती है T(r+1). ठीक है, क्या होती है, T(r+1) होती है। तो ये आपकी फॉर्म होती है NCR। यहाँ पर xy की टर्म में हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस में r और फिर हो जाएगा y की पावर r। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको दे रखा है x प्लस में y की पावर यहाँ पर आपको n दे रखी है। तो इसकी जनरल टर्म जो होती है वो आपके पास क्या होती है, T(r+1) इक्वल्स टू NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। क्लियर है। तो अब देखिए ये जो T5 है इसको मैं लिख सकती हूँ T4+1। ठीक है, सेम अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो यह हो जाएगा T4+1 और ये बन जाएगा T5 प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व करो, हमें यहाँ पर एक्स वाई ही दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम खोलेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा n सी आर, आर की वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा, x की पावर
x की पावर क्या होगा n माइनस में 4, n माइनस में 4 इंटू में y आप क्या है माइनस y है, तो माइनस में y की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपके पास होगा प्लस में कि होगा n c और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। फिर आपके पास होगा x की पावर n माइनस में 5 और फिर यहाँ पर माइनस y की पावर जो है वो आपके पास होगा 5। क्लियर है। यहाँ पर ये जो जनरल टर्म बताई मैंने x प्लस वाई में बताई थी, यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो आपके पास यहाँ पर y की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस में y आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा nc4 x की पावर n माइनस में 4 माइनस y की पावर 4 करेंगे, इवन नंबर पावर में है तो आपके पास यहाँ पर ये y की पावर 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है वो आपके पास माइनस साइन आएगा तो ये बीच में आ जाएगा nc5 और x की पावर n माइनस में 5 और y की पावर जो है ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने -1 की पावर 5 जो है ये बाहर निकाले, माइनस साइन आपका बीच में आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपके पास x की पावर n माइनस में 4 और y की पावर 4 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में यही टर्म्स जो है वो छोटी हैं, तो x की पावर n माइनस में 4 और y की पावर 4 मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पर बचा nc4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पास nc5 बचा और x की पावर n माइनस में 5 है, तो यहाँ पर जो है वो हमने x की पावर n माइनस में 4 जो है वो कॉमन लिया, इसका मतलब अपॉन में x की पावर n माइनस में 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है x की पावर n माइनस में 5 अपॉन में हमने कॉमन क्या लिया x की पावर n माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो ऊपर जाकर माइनस होगा, यानी कि x की पावर जो है वो आपके पास n माइनस में 5 ये माइनस में n प्लस में 4 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर x की पावर -1 जो है ये बचेगा। तो यहाँ से x की पावर -1 और यहाँ पर y की पावर 4 बाहर ले रखा है, यहाँ पर 5 है तो एक y बच जाएगा, तो ये जो है वो कॉमन लेने के बाद आ जाएगा। इक्वल्स टू में आपके हम क्या चल रहा है 0 चल रहा है, तो इक्वल्स टू में 0। अब देखिए ये जो टर्म है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा nc4 माइनस में nc5 x की पावर -1 इंटू में y इक्वल्स टू में 0। ये हमारा ये जो टर्म है ये हमने 0 के इक्वल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर यही पर जो है वो कर दिया सीधा, तो इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा nc5 x की पावर -1 y जो है ये आपका nc4 के इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, आपके पास क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा n माइनस में r यानी कि n माइनस में 4 फैक्टोरियल। क्लियर है, इक्वल्स टू में यहाँ पर लगाओ n फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा n माइनस में 5 फैक्टोरियल और इनटू में ये जो x की पावर -1 है तो इसको मैं y अपॉन में x लिख सकती हूँ। क्लियर है, अब इसको सोल्व करो तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पर n माइनस में 4 फैक्टोरियल। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, मैं नीचे का नीचे ही जो है वो सोल्व कर रही हूँ, ऊपर आपका एज इट इज रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल n माइनस में 4 एज इट इज, इसमें से जब मैं फैक्टोरियल ओपन करूंगी तो ये n माइनस में एक माइनस होगा तो n माइनस में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू में ये जो इस साइड है ये आपका यहाँ पर 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये जो है वो आपका n माइनस में 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, इनटू में ये आपका y बाई एक्स एज इट इज है। तो देखिए n माइनस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में n माइनस में 4। आपका यहाँ पर क्या बचेगा देखिए 1 अपॉन में n माइनस में 4 बचेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में 5, क्या बचेगा 1 अपॉन में 5 इंटू में y बाई एक्स। ठीक है, क्या बचेगा y बाई एक्स बचेगा। अब देखिए ये जो है हमें x बाई वाई की वैल्यू चाहिए, तो y बाई एक्स मैं इस साइड लेके आऊंगी तो ये मेरा x बाई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बाई वाई हो जाएगा। ये मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो ये डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर n माइनस में 4 और अपॉन में यहाँ पर 5 है ही। ठीक है, तो ये जो है वो x बाई वाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, क्या आई आपके पास n माइनस में 4 अपॉन में 5। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं और यहाँ पर जो है वो जनरल टर्म से रिलेटेड बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपसे एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका डिटर्मिनेट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है p प्लस क्यू प्लस आर
इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में 0, यानी कि इनकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है। देन द डिटर्मिनेट इक्वल्स, हमें यहाँ पर इस डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं। आप यहाँ पर कॉलम या रो किसी को भी एक्सपेंड करो तो इजी। मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो पी ए को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, आर पी ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर आर क्यू है, सॉरी आर क्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, मेरे पास क्या बना आर क्यू ए स्क्वायर, माइनस में मेरे पास क्या बनेगा पी स्क्वायर बी सी, माइनस में पी स्क्वायर बी सी। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस में क्यू और बी आएगा, माइनस में क्यू बी आया तो मेरे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा क्यू स्क्वायर ए सी, क्यू स्क्वायर ए सी, माइनस में यहाँ पर बनेगा आर पी बी स्क्वायर, आर पी बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर आरसी को एक्सपेंड करेंगे, तो आरसी को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा पी क्यू सी स्क्वायर, पी क्यू सी स्क्वायर, माइनस में मेरे पास यहाँ पर बनेगा आर स्क्वायर ए बी, माइनस में आर स्क्वायर ए बी। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है वो हमने फर्स्ट रो जो है इसको एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पी ए को यहाँ पर ए स्क्वायर आर क्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ए क्यूब और ये जो है वो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ पी क्यू आर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास बनेगा पी क्यूब ए बी सी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्यू बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये बनेगा माइनस में क्यू क्यूब और ए बी सी बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू बी को मैं आर पी बी स्क्वायर से करवाऊंगी मल्टीप्लाई तो मेरे पास ये बनेगा पी क्यू आर बी क्यू बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास बनेगा प्लस में इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा पी क्यू आर सी क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा आर क्यूब बनेगा और ए बी सी बनेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पी क्यू आर कॉमन लें, जैसे यहाँ पर पी क्यू आर है, यहाँ पर भी पी क्यू आर है और यहाँ पर भी पी क्यू आर है, तो अगर मैं यहाँ पर पी क्यू आर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब। ठीक है, यहाँ से बी क्यूब आ जाएगा और यहाँ से सी क्यूब आ जाएगा, हमने पी क्यू आर यहाँ से कॉमन ले लिया। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास एबीसी 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 इन तीन टर्म में से एबीसी कॉमन आ रहा है और साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस एबीसी मैंने यहाँ पर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बनेगा पी क्यूब प्लस में क्यू क्यूब प्लस में आर क्यूब। क्लियर है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर कंडीशन है कि P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू में 0, P प्लस में Q प्लस में R इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है कि P क्यूब प्लस में Q क्यूब प्लस में R क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3PQR। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है जो कि आपको याद रखनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा पी क्यूब प्लस में क्यू क्यूब प्लस में आर क्यूब जो है वो इक्वल होगा 3PQR के। यहाँ से भी देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा 3ABC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर PQR, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पर मैं यहाँ पर 3ABC यूज करूंगी, माइनस में यहाँ पर ABC बाहर चल रहा है और ये आपका 3PQR हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर 3ABCPQR माइनस में 3ABCPQR, तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी है वो सारी आइडेंटिटी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्लियर है, ये जो आपका फॉर्मूला बनता है ये आपका फॉर्मूला होता है कि पी क्यूब, मान लीजिए मैं यहाँ पर ए से ही यूज करके बता देती हूँ, तो आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ABC इक्वल्स टू में आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी इनटू में आपके पास यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए।
क्लियर है। तो यहाँ पर जब एबीसी की वैल्यू 0 होती है तो ये सारा 0 बन जाता है, तो ये इस साइड आकर प्लस का 3 एबीसी हो जाता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी का जो है वो यूज किया है, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे, तो आपके पास यहाँ पर दे रखा है कि अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दे रखा है और इनकी प्रोडक्ट हमें बताने की किसके इक्वल आएगी। ठीक है, कि द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर मैट्रिक्स प्रोडक्ट ही करनी है, तो रो टू कॉलम हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा, मैं यहीं पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, क्या आएगा, अल्फा प्लस में बीटा आएगा, बाद में करते हैं साइन, तो हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस में बीटा। फिर देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा। फिर यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए यानी कि एक्स का कोफिशिएंट माइनस 1/1 यानी कि -1 जो है वो आपके पास सम ऑफ द रूट आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई, -1 आई। यहां से देखिए ये जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा। तो यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे अल्फा बीटा, क्या होता है, c बाय a होता है, c यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो a22 आएगा वो आपके पास यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही से जो है वो आप अपने बाई ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। आपके पास a11 -1 है और a22 जो है वो आपके पास 2 है, तो ये जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए मैं बीटा जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, बीटा प्लस 1 बनेगा। यहाँ से मैं अल्फा कॉमन लेती हूँ तो मेरा अल्फा प्लस 1 बनेगा, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। अब देखिए यहाँ से आपके पास जो सम ऑफ द रूट्स हमने निकाला है, यहाँ पर क्या है, ये सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या है, माइनस में 1 है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1 माइनस में बीटा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस में बीटा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास माइनस में अल्फा आएगी। क्लियर है। सेम एज इट इज इसी से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा, -1 माइनस में अल्फा, माइनस कॉमन लूंगी तो 1 प्लस में अल्फा हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जो है वो माइनस में बीटा आ जाएगी। क्लियर है, तो पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, -1 बीटा और 1 प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस में अल्फा, तो ये माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस में बीटा, और पहले से अल्फा है तो माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाल रखा है, 1 वैल्यू है, नेगेटिव साइन है, तो आपके पास ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -1 -1 और 2। क्लियर है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन आप यहीं से जो है वो आप बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही जो है वो सोल्व करना होता है, बाकी जितने भी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन अगर आपका बच जाता है तो आपको आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता। क्लियर, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका लोगरिथमिक फंक्शन के साथ जो है वो दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि द वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पर लोगरिथमिक फंक्शंस का यूज करके हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है अप टू इन्फिनिटी तक, हमें इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी लोगरिथमिक फंक्शन में कि अगर आपके पास लोग, मान लीजिए मैं बेस यहाँ पर a लेती हूँ m और उसकी पावर अगर n है, तो आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन में जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो n आगे आ जाएगा, लोग बेस a m ये आपका बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक लोगरिथमिक आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी 1 अपॉन में लोग बेस 3 e आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखिए स्क्वायर है
तो ये आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में पावर 2 जो है ये आगे आ जाएगी, आपके पास बचेगा यहाँ पर log बेस 3 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पर जो है वो आपके पास 4 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा log 3 बेस में है और e अप टू यहाँ पर इंफिनिटी तक ये जो है वो टर्म्स चल रही है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस सभी में से 1 अपॉन में log बेस 3 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1/4 बचेगा अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो है वो आपकी एक जीपी सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? जीपी सीरीज बन रही है, जिसमें ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और आर की वैल्यू जो है वो हम इसके अपॉन में ये करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, जो कि आपकी लेस देन क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें इन सब का सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जीपी सीरीज में आपके पास जब इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी हैं तो आपके पास एस इन्फिनिटी की जो वैल्यू आती है वो ए अपॉन में 1 माइनस में आर होती है। तो इस फॉर्मूले का जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इनफाइनाइट तक जो है वो सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1 अपॉन में log बेस 3 आपका बाहर चल रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन में क्योंकि a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो 1 अपॉन में 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस में 1 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 1/2 होगा, ऊपर जाकर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1 अपॉन में log बेस 3 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो है वो सोल्व होके 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लोगरिथमिक फंक्शन में आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 अपॉन में log, यहाँ पर बेस में मैं a ले रही हूँ और सीधा यहाँ पर b ले रही हूँ। तो अगर आपके पास 1 अपॉन में log बेस a b है तो ये अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये जो आपका बेस जो है ये आपका सीधा आ जाता है, जो सीधा b जो है ये आपका बेस में आ जाता है। ठीक है, यानी कि बेस जो है वो सीधा आ जाता है और जो यहाँ पर सीधी वैल्यू b है वो आपका बेस में आ जाता है। ठीक है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए ये जो 2 है ये आपका मल्टीपल में चल रहा है, 1 अपॉन में log बेस 3 है, तो ये जो 3 है वो आपका सीधा आ जाएगा और e जो है ये आपका बेस में आ जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा? ये बनेगा log बेस e 3 बनेगा। ठीक है, अभी हमने आइडेंटिटी की कि अगर आपके पास log में पावर होती है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीप्लाई में दे रखा है तो उसको हम पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो log बेस e और हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? log बेस e 9। ठीक है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर मैच कर गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको लोगरिथमिक फंक्शन की सभी आइडेंटिटी जो है वो आनी चाहिए, वहां से जो है वो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो लोगरिथमिक फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से लिया गया है और ये आपका 10th लेवल का ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर सीधी वैल्यू ही पुट करेंगे, तो 1 प्लस में कोट थीटा क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर माइनस में कोसिकेंट होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 प्लस में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और फिर है प्लस में सिकेंड थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मैं साइन थीटा को जो है वो एलसीएम लूंगी, तो जब साइन थीटा एलसीएम लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा साइन थीटा प्लस में यहाँ से कोस थीटा, और इसको मैं एक टर्म मान लेती हूँ, फिर माइनस में 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं इसको जो है वो कोस थीटा एलसीएम लेती हूँ, तो कोस थीटा एलसीएम लिया तो मेरे पास बना यहाँ पर कोस थीटा प्लस में यहाँ पर बना साइन थीटा। इस टर्म को हमने एक मान लिया, प्लस में यहाँ पर जो है वो 1 है। क्लियर है। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, और फिर हमारे पास है माइनस में 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इस 1 से -1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन जाएगा कोस से कोस जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा।
तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन जो है वो पक्का बनेगा। तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें यहाँ पर दे रखा है, ये हमें डिटर्मिनेट दे रखा है और इस डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो हमें 6 प्लस में 11 आयोटा हमें दे रखी है। देन हमें यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करवा के यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, मैं इस डिटर्मिनेट की वैल्यू जो फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर x को एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा माइनस में आयोटा। यहाँ से जब मैं माइनस में 2 आयोटा आयोटा करूंगी तो यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा, माइनस होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस में प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आता है और पहले से माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 3 आयोटा। 3 आयोटा को एक्सपेंड करूंगी तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जाएगा तो ये बनेगा मेरा यहाँ पर माइनस में आयोटा वाई और ये 0, तो माइनस में आयोटा वाई और माइनस में 0। ठीक है, फिर प्लस में 1 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो चली जाएगी, थर्ड कॉलम जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 2 आयोटा वाई माइनस में 0, 2 आयोटा वाई माइनस में 0 इक्वल्स टू चल रहा है 6 प्लस में 11 आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस में आयोटा x प्लस में यहाँ पर बनेगा 2x, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनेगा और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3y बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये तो 0 है, यहाँ पर देखिए ये बनेगा आपका प्लस में 2 आयोटा y इक्वल्स टू में चल रहा है 6 प्लस में 11 आयोटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है इसको एक जगह पर रखें तो यहाँ पर -x प्लस में 2y ये एक जगह पर है, आयोटा इसके बाहर चल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर ये रियल पार्ट है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में यहाँ पर है 6 प्लस में 11 आयोटा। तो कंपेयर करवाओ तो यहाँ पर जो है कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा तो माइनस का x प्लस में 2y इक्वल्स टू में हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रियल पार्ट को करवाएंगे तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में हमारे पास 6 आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको जो है वो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस में 2x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 22। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं इस इक्वेशन के साथ ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 6। तो देखिए ऐड कर रही हूँ तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा मेरे पास 7y इज इक्वल्स टू में 28। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो y की वैल्यू 4 जो है वो मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 2x प्लस में 3 इंटू में y की वैल्यू 4 है इक्वल्स टू में 6, यानी 2x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बनेगा 6 माइनस में 12 यानी कि माइनस का 6 बचेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 अपॉन में 2 यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 3। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यानी कि एपी से ही है, लेकिन हमें यहाँ पर अल्टरनेट साइन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके पास पॉजिटिव टर्म्स है उनको एक जगह पर रखेंगे और जो नेगेटिव टर्म्स है उनको हम एक जगह पर लिखेंगे, यानी कि इनको सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस में 5 इस तरीके से जो आपके पास ओड नंबर्स हैं उनके जो साइन है वो आपके पॉजिटिव है तो वो हमने एक जगह पर रख लिए। फिर आपके पास यहाँ पर जो इवन नंबर है -2 -4 इस तरीके से, तो ये सारे आपके जो है वो नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर सभी में से नेगेटिव बाहर निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 2 + 4 + 6 इस तरीके से जो लास्ट टर्म आएगी वो आपके यहाँ पर 100 आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म जो है वो 101 ही दे रखा था तो आपके पास इवन नंबर जो है वो 100 तक होंगे। क्लियर है? अब देखिए आपको पता है कि अगर आपके पास गिनती अगर 1 से लेकर 100 तक होगी तो आपको पता है कि यहाँ पर 50 जो है वो ओड टर्म्स होंगी और 50 जो है वो आपके पास यहाँ पर इवन टर्म्स होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको यहाँ पर काउंटिंग दे रखी है वो 101 तक दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास ओड नंबर है वो एक एक्स्ट्रा दे रखा है तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो आपके पास 51 हो जाएंगी। क्लियर है? लेकिन आप यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाकर भी जो है वो आप
एन की वैल्यू निकाल सकते हो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन यानी कि लास्ट टर्म आपके यहाँ पर 101 है, इक्वल्स टू में ए की वैल्यू 1 है प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, इनका अंतर कितना है 2 का। तो यहाँ पर एक माइनस होगा तो 100 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू में एन माइनस में 1। तो 50 इज इक्वल्स टू में एन माइनस में 1 यानी कि एन इज इक्वल्स टू में 51। तो इस तरीके से भी जो वो आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 51 है और इसमें यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 50 है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनका सम निकालना है और इनका सम निकालना है। तो इनका जो सम आएगा उसमें से हमें ये जो सम है वो माइनस करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म्स है इसमें n की वैल्यू 51 है, तो हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस में l। जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास है तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा 51 अपॉन में 2 और फिर a प्लस में 101। ठीक है, फिर इसमें से जो है वो हमें क्या माइनस करना है, इस टर्म का सम माइनस करना है। तो 50 अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और लास्ट टर्म हमारे पास 100 है। ठीक है, सोल्व करो। तो यहाँ पर देखिए 51 इंटू में 2 इंटू में यहाँ पर 102 बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 50 अपॉन में 2 इंटू में 102। तो देखिए यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो देखिए यहाँ पर 51 और 51 की मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो आप जो है वो अलग इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करती हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 1 जा 5 और इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 1 0 6 और 2 बनेगा। आप सीधा भी कर सकते हैं, मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो 51 का स्क्वायर यानी कि 51 इंटू 51 मैंने किया तो यहाँ पर 2601 जो है वो मेरे पास आ गया। 2601 आ गया माइनस में यहाँ पर 0 एज इट इज आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। इसको जब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 51 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका एपी वाले चैप्टर से ही जो है वो क्वेश्चन लिया हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ पर 10th का जो मैथ है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके 10th लेवल के भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर 1 टू ई। ठीक है, x log x हमें ये दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट हम किस फंक्शन को मानेंगे। तो आपके पास जो रूल होता है वो आइलेट का रूल होता है। जब हम इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड किसको माने, इस तरीके से हम आइलेट का रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सेकंड हमारे पास लॉगरिथमिक होता है, फिर अलजेब्राइक होता है। हमें यहाँ पर अलजेब्राइक और लॉगरिथमिक दे रखा है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। फिर जो आपके पास सेकंड जो होगा x, उसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है। तो log x एज इट इज x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, फिर आपके पास होता है माइनस में इंटीग्रेशन 1 टू e। आपको यहाँ पर माइनस में इंटीग्रेशन लगाना है। फिर जो हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन माना उसका डेरिवेटिव करना है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और जिसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था वो आपका एज इट इज आ जाता है। तो x² 2 फिर dx हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका अगेन जो है वो इंटीग्रेशन करना होता है, इसलिए आपका यहाँ पर बाहर इंटीग्रेशन का साइन आता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पुट करो, ये आपका बनेगा log e इंटू में e² 2 अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log 1 और इंटू में 1/2। तो हमने यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर देखिए एक x से पावर कैंसिल हो जाएगी एक, तो यहाँ पर क्या बनेगा x/2 बनेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 4 बन जाएगा। ठीक है, और लिमिट आपकी 1 टू e है। अब पुट कर दो यहाँ पर लिमिट, log e क्या होता है 1 होता है, तो e² 2 बचेगा। ये आपका 0 बन जाएगा क्योंकि log 1 0 होता है। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करो, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो e² में 4 बनेगा, और यहाँ पर माइनस है बाहर, तो ये आपका e की पावर 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में लोअर लिमिट होगी, यानी कि माइनस का 1/4, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ से 4 में एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 2e² माइनस में यहाँ पर e² प्लस में 1। तो 2e² में से एक e² जाएगा तो e² बचेगा प्लस में 1 अपॉन में 4। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन
2 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें कंटिन्यूटी से दे रखा है। तो देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। हमें फंक्शन दे रखा है fx फंक्शन की ये x की वैल्यू जब डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगी तो आपका फंक्शन sin x देगा, और x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास वैल्यू जो है वो k आ रही है, और हमें इसी k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो देखिए अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर, तो आपके पास यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपके पास लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो तीनों इक्वल होती हैं। यानी कि कंडीशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है 0, तो आपके पास लेफ्ट लिमिट, फिर आपके पास यहाँ पर राइट लिमिट यानी कि 0 प्लस fx, और आपके पास उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। क्लियर है? ये सारी वैल्यू इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx फंक्शन क्या है आपके पास sin x है। फिर देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होती है तो आपके पास फंक्शन sin x ही होता है, तो हम यहाँ पर sin x ले रहे हैं, इक्वल्स टू में f0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है। हमें इसी k की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट लिमिट जब हम करते हैं तो हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x की जगह पर 0 माइनस में h। ठीक है, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो h आपको किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बनेगा साइन x की जगह पर 0 माइनस में h पुट करना। यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर 0 प्लस h पुट करेंगे। जहां पर x 0 होगा तो h आपका किसको टेंड करेगा, 0 को। क्या किया है मैंने, यहाँ पर हमने पुट किया है, ये तो आपके पास लेफ्ट लिमिट है, और ये हम जब RHL यानी कि राइट लिमिट निकालते तब होता है। तो x की जगह पर हमें 0 प्लस h पुट करना। एट x इज इक्वल्स टू 0 पर आपके पास h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगा, k होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0, साइन 0 0 होता है, यहाँ पर भी साइन 0 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपके पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस फंक्शन को सीधा भी याद रख सकते हैं, जब इस टाइप का फंक्शन जो होता है वो अगर आपका कॉन्टिन्यूअस होता है x इक्वल्स टू 0 पर, तो यहाँ पर जो है वो k की वैल्यू 0 ही आएगी। कि जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा मैट्रिक्स से लिया गया है। तो इसमें हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, और इस ए मैट्रिक्स का यहाँ पर जो ऑर्डर हमें दे रखा है वो यहाँ पर 3 रो है, और जो 2 जो है वो आपके पास कॉलम है। हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो 3 रो और 2 कॉलम है, यानी 3/2 की यहाँ पर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताने की जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ट्रू है। फर्स्ट हमें दे रखा है कि बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, कि यहाँ पर ए बी मल्टीप्लीकेशन और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है। तो मैट्रिक्स में आपके पास मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करती है, तो देखिए यहाँ पर ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है, 3 और 2 है, और बी का क्या है, 2 और 2 है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने ए बी किया तो आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए बी तो आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं बी ए की, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। तो आप देख सकते हो ये 3 और 2 जो कि आपके डज नॉट इक्वल है, तो आपका यहाँ पर बी ए जो है वो आपका नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोल रखा है कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी गलत हो गया क्योंकि ए बी तो आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी कह रहा है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि ए बी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा और बी ए कर रहा है, ये तो उल्टा बोल दिया, तो ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पर 100% आपको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी कि हमारे पास ये जो 2 लाइंस गिवन है,
इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रही है, यानी कि पासिंग थ्रू किससे है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, उस लाइन की हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो लाइन यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास हो रही है वो आपकी इस लाइन के पैरेलल दे रखी है। क्लियर है, यानी कि आपके पास दो लाइन है, ये जो फर्स्ट x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू में 1, आपके पास फर्स्ट तो ये आपके पास एक लाइन है, सेकंड आपके पास ये लाइन है। इन दोनों लाइंस का यहाँ पर इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन है, और इस इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको मान लीजिए मैंने L1 नाम दे दिया। इस L1 की हमें यहाँ पर इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। और ये दे रखा है, ये जो L1 लाइन है ये आपकी 4x प्लस में 5y माइनस में 6 इक्वल्स टू 0, इस लाइन को मैं यहाँ पर L2 नाम दे रही हूँ। तो ये L2 लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी दे दी जाए तो वहां पर आपके पास एक तो पॉइंट होना चाहिए उस लाइन का, और एक आपके पास उसका जो है वो स्लोप होना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप होता है तो आपके पास एक इक्वेशन जो है वो आप बना सकते हैं। वो फॉर्मूला आपका होता है y माइनस में y1 इक्वल्स टू में स्लोप इंटू में x माइनस में x1 होता है। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन का हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। और वो पॉइंट आपका किससे आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो है वो पास हो रहा है। तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका इस लाइन का एक पॉइंट आ जाएगा। तो इसकी यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी। तो देखिए इस लाइन का मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आया, तो यहाँ पर क्या बनेगी 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 6 हो जाएगा। एलसीएम को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड जो है इसका मैं यहाँ पर 6 एलसीएम लूंगी तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 6। क्लियर है, अब देखिए ये जो आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन बनी है इसको मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, और जो ये नीचे इक्वेशन बनी इसको मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो x के कोफिशिएंट सेम हो जाए, देन हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आपके पास बनेगा 6x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू में 12। यहाँ पर देखिए 6x प्लस में 9y इक्वल्स टू में 18। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 5y इक्वल्स टू में माइनस का 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 6। तो 3x इक्वल्स टू में 6 माइनस में ये हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पर सोल्व करो तो 30 माइनस में 12/5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू में 18/5, और ये जो आपका मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6/5। क्या आ गई 6/5। तो आपके पास x की वैल्यू भी 6/5 है और y की वैल्यू भी जो है वो 6/5 है, यानी कि आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 6/5 और 6/5। यानी कि आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एक पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल गया। हमें इसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, इसका एक पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। हमें यहाँ पर ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल दे रखी, हम उसका यहाँ पर स्लोप निकाल लेंगे। तो इस लाइन का अगर हम स्लोप की बात करें तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आपके पास जब एक लाइन होती है उसका स्लोप हम किस तरीके से निकालते हैं, आपके पास स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो माइनस में 4 अपॉन में y का कोफिशिएंट क्या है 5, तो माइनस में 4/5 जो है वो आपके पास इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। और इस लाइन के ही पैरेलल हमें ये लाइन दे रखी है। कहने का मतलब क्या है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। मैंने इस लाइन को L2 नाम दिया था और ये जो लाइन है आपकी ये L1 नाम दिया था। दोनों हमें पैरेलल दे रखी हैं। तो जब आपके पास दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ L1 जो है वो आपका स्लोप ऑफ L2 के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2। ठीक है, तो स्लोप L1 जो है वो आपका स्लोप L2 के इक्वल होगा, यानी कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो ये जो लाइन है आपके पास इसका स्लोप क्या आ जाएगा, यानी कि आपके पास L1 लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, वो भी आपके पास 4/5 आ जाएगा।
तो आपके पास यहाँ पर ये मैं m मान लेती हूँ स्लोप को, आपके पास स्लोप आ गया इस लाइन का और इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गए 6/5 और 6/5। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इक्वेशन बनेगी y माइनस में y1 इक्वल्स टू में स्लोप m और x माइनस में x1। ठीक है, पुट कर दीजिए y माइनस में y1 यानी कि 6/5 इक्वल्स टू में m क्या है -4/5 और x माइनस में x1 की वैल्यू भी कितनी है 6/5। सॉल्व करो, 5 को यहाँ पर एलसीएम लूंगी तो मेरे पास बनेगा 5y माइनस में 6 अपॉन में मेरे पास 5 बनेगा इक्वल्स टू माइनस में 4/5। यहाँ पर देखिए 5 एलसीएम लूंगी तो 5x माइनस में 6 अपॉन में यहाँ पर बनेगा 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 5 है इस साइड आकर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो देखिए क्या बनेगा 25y, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ 25y माइनस में 30 इक्वल्स टू में ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20x और प्लस का 24। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा तो 20x प्लस का हो जाएगा, ये पहले से इस साइड है तो 25y हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 24 होगा और माइनस का 30 पहले है तो माइनस का 54 इक्वल्स टू में 0। तो ये जो है वो आपके पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पर खुद ही लिख रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज हैविंग साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास हेक्सागन है और उसकी जो साइड है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास हेक्सागन में जो साइड्स होती हैं वो आपके पास 6 साइड्स होती हैं। क्लियर है, और एरिया ऑफ हेक्सागन आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ हेक्सागन इसका जो एरिया होता है वो आपके पास होता है 3√3 अपॉन में 2 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। साइड को मैंने यहाँ पर a मान लिया तो साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 3√3 अपॉन में 2 साइड स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12। तो यहाँ पर 2 छिक्का 12 होता है, 12 छिक्का 72 और 72 तिया जो है वो आपके पास 216 होता है, तो 216√3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से लिया गया है और ज्योमेट्री में आपके पास टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ज्योमेट्री अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और इस क्लास के नोट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।